हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बीएसएससी एग्ज़ाम यानी कि इंटर लेवल पे जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह जीके का आप लोगों का 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीएसएससी का फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि 15 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए, आज का यह क्लास 1 होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जीके का होने वाला है। तो 50 के 50 प्रश्नों को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बता दें, जितने भी भाई चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे डेली के डेली वीडियो बीएसएससी यानी कि इंटर लेवल के लिए क्लास आने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बताइएगा आप लोग ऑप्शन पढ़ के। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन का अगर ऑप्शन पढूं तो ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ऑप्शन बताएंगे। आप लोग केवल आंसर देखिएगा और आगे बढ़ दिएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? अकबर। ठीक है, तो अकबर आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा और याद रखिएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? आप लोग देखिएगा ऑप्शन और बताइएगा। तो इनका संबंध था क्या? पाटलिपुत्र से। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य का राजधानी भी था पाटलिपुत्र, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, आप लोगों को दिख रहा होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, जो कि 7 नदियों से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका जो बहाव होता है पूरे बिहार में फैल जाता है, इसलिए बाढ़ भी आता है, जिसके कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा, 3 नंबर का सही आंसर। चलते हैं अब 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया जाता है? आप लोगों को बताना है। सहरसा में, या पूर्णिया में, या चंपारण, या मुजफ्फरपुर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जो बिहार के पूर्णिया जिला है, इसमें सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है, यानी कि खेती किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग बी को सही कीजिएगा और याद भी रखिएगा, पूर्णिया जिला। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए, मुंगेर, या बरौनी, या सिंदरी, या डालमिया नगर। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? जो बिहार का बरौनी है, यह तेल शोधक कारखाना के लिए एकमात्र स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग सही कीजिएगा और आगे बढ़िए। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा। देखिए दोस्तों, 50 के 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के बेस पर हम यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं बुक से लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसे अंतिम तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिल सके। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मसरदे का निर्माण किया? बताइएगा, मदरसे का निर्माण किया। इस्माइल शाह ने, कि मोहम्मद गवान ने, कि अहमद शाह ने, या हसन गंगू ने? तो बीदर में मदरसे का निर्माण करने वाले का नाम क्या था? तो आप लोग बताइएगा, मोहम्मद गवान ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर दीजिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइएगा इसका आंसर। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? बताइए, अशोक का, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन का? तो देखिए दोस्तों, जो हरिसेन था वह समुद्रगुप्त के राजकवि था।
जो कि प्रयागराज में समुद्रगुप्त रहते थे, जो गुप्त वंश के शासनकाल यानी कि गुप्त वंश के साम्राज्य यानी कि शासन किए थे। उन्हीं का नाम था समुद्रगुप्त, जो इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण भी करवाने का श्रेय जाता है समुद्रगुप्त को। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, और 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा, या फिरोज शाह प्रथम, या मोहम्मद गवान के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, जो मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण करवाया था उस शासक का नाम था क्या? आप लोग कहिएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने जो गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? आप लोगों को आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, या गुप्त वंश के संस्थापक यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन डी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा का सीमांकित किया था? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, उसका नाम था क्या? आप लोग कहिएगा सर सिरिल रेडक्लिफ। तो आप लोगों को पता भी होगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आप लोगों को बताइएगा क्या? रेड क्लिफ रेखा। तो उसी के नाम पर रख दिया गया था। तो ऑप्शन डी आप लोगों का इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं अब 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या है? वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी कि सत्र में भाग नहीं लिया था? बताना है आप लोगों को। देखिए, तो उनका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह। काफ़ी फेमस थे, तो आप लोग याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की? तो देखिए बताइए और आंसर इसका। तो आप लोगों को एक और जानकारी बता दें कि राष्ट्रपति जो आपातकालीन की घोषणा करते हैं, अभी तक ले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आप लोगों को दिख रहा है 3 बार। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका सही आंसर दीजिएगा, जो कि युद्ध के दौरान हो सकता है और सशस्त्र विद्रोह के दौरान कर सकते हैं, और कोई भी आपातकालीन हो तब भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आर्टिकल आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखते हैं अब 13 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? बताना है 70 वर्ष या 75 वर्ष या 80 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। यानी कि राष्ट्रपति कितने आयु तक सेवा दे सकते हैं अपना, उसकी सेवा निवृत्ति बताना है आयु। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्या? इसकी कोई सीमा नहीं होता है। एक राष्ट्रपति अपने दोबारा भी बन सकता है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो उसे नीचे करेंगे तो देख लीजिएगा, बाकी आप लोग प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो यह क्वेश्चन पॉलिटी से है, जो कि डीपीएसपी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो देखिए दोस्तों, वह किसके पास जा सकता है, तो आप लोग कहिएगा क्या? ऑप्शन को देखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो वह जा सकता है कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है दोस्तों, जो कि इसका आंसर नहीं पता है। तो ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसका सेम क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। तो वह कहाँ पे जाएगा?
तो आप लोग कहिएगा वह इनमें से किसी के पास नहीं जाता है, क्योंकि यह देखते हैं और आप लोग 15 नंबर का आंसर देकर बताइएगा इसका सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार होता है, यानी कि था, बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी एन राव, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए दोस्तों, जब जब उस टाइम 1950 में, यानी कि 1950 में आप लोगों का जब बैठक हुआ था, तो उसमें क्या थे उस टाइम सलाहकार, आप लोग बताइएगा, सर बी एन राव थे। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा। और वह डेट था कब, वो सत्र हुआ था कब, 19 यानी कि 11 दिसंबर को। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, और देखिए 16 नंबर प्रश्न और बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? 16 का आंसर क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा, आर्कटिक और एनार्कटिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अब 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 17 नंबर क्या है? उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी है, बताइए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्या? उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी है जो शीतोष्ण घासस्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जो कि सही होगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसका आंसर आप लोग देखिए और बताइए। 18 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है, बताइएगा। पेनिसिलिन होता है, उसका निर्माण का मुख्य शहर यानी कि मुख्य केंद्र वाला शहर कौन सा है, बताना है। तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? पिंपरी। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का सी सही होगा इसका, 18 का। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, पढ़िए और बताइए। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, बताइए। हीराकुंड, या दामोदर, या चंबल, या कोसी। तो देखिए दोस्तों, जो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है क्या? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या है। आप लोग 20 नंबर का आंसर दीजिएगा पढ़ के। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ के आप लोग बताइएगा। क्या उनमें रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा, या उनमें यदि ज़्यादा नहीं तो उतना ही मात्रा माल होगा, या वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेशी व्यापार नहीं होगा तब, या वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेशी व्यापार नहीं होगा तो। यानी कि जब कोई उपभोक्ता वस्तु को छोड़ और कोई भी उत्पादन नहीं करता है तो उसका क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा क्या? वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा, क्योंकि उसका आयात और ना ही निर्यात होगा किसी देश के साथ, तो वह शीघ्र ही गरीब ही बन जाएगा देश। ठीक है, तो आप लोगों को यह इकोनॉमी का सवाल है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन बनता है इकोनॉमी से, तो उसे समझना होता है। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग। क्या है? केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, बताइए। केंद्र सरकार का व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होता है? रक्षा पे होता है, या ब्याज के भुगतान पे, या आर्थिक सेवाएं, या सामाजिक सेवाएं पे। तो आप लोग कहिएगा क्या? ब्याज के भुगतान के लिए सबसे बड़ी मद होता है केंद्र सरकार का। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही आंसर याद रखिएगा। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। बहुराष्ट्रीय फर्म है, बताइएगा। तो ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय फर्म होता है अनेक देश में प्रचलित एक कंपनी होती है, ठीक है, जिसे बहुराष्ट्रीय फर्म कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर क्या है, और आप लोग देख के बताइए। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, बताना है आप लोगों का। 23 का क्या आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों,
इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जब संशोधन हुआ था तो संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रस्तावना रखा था। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, राइट होने वाला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब 24 नंबर पढ़िए और बताइए। आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपया का सिक्का टकसालित यानी कि मिंट किया गया था, यानी कि बनाया गया था 1 रुपया का सिक्का? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, उस शासन का नाम था क्या? आप लोग कहिएगा शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा शेर सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है बिहार में। अब देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपना राज्य में मिलाया था? बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, 1828 में या 1831 में या 1849 में या 1856 ईस्वी में? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा क्या? 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न देखते हैं अब 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न क्या है, उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनः सीमांकन करने का सिफारिश की थी? उनका नाम बताना है आप लोग। फजल अली थे या सरदार KM पनिकर या HN कुजरू या MC महाजन? तो 26 का आप लोगों का आंसर क्या होगा? उनका नाम था फजल अली। ठीक है दोस्तों, जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए और सीमांकन किए थे, सिफारिश। तो ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया, ए फजल अली। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, पढ़िएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई थी? बताइएगा। उच्च न्यायालय को या उच्चतम न्यायालय को या सभी न्यायालयों को या उपयुक्त A और V दोनों को? तो उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो यह पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए इसमें क्या होगा, यह दोनों न्यायालयों को अधिकार होता है, यानी कि जिम्मेदारियां दोनों न्यायालयों को मिलती है, यानी कि हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। तो आप लोगों को याद रखिएगा। चलते हैं अब 28 नंबर प्रश्न, पढ़िए और बताइए। देखिए, मुग़ल शासकों की दरबार भाषा क्या थी? तो दरबारी भाषा मुग़लों की क्या थी आप लोगों को बताना है। अरबी थी या उर्दू या फ़ारसी या हिंदुस्तानी? तो देखिए बता रहे हैं, मुग़ल शासकों की दरबारी भाषा थी क्या? फ़ारसी लैंग्वेज। ठीक है, तो फ़ारसी में ही भाषा थी उन लोगों की। तो ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कीजिएगा और याद रखिए। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, और 29 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा या JV मालवंकर या विट्ठल लाल पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 29 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? उनका नाम था JV मालवंकर। ठीक है, जो केंद्रीय विधानमंडल के फर्स्ट अध्यक्ष थे। तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें टोटल आप लोगों को पता होगा 50 प्रश्न है, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के दृष्टि से जो BSSC इंटर लेवल का 50 नंबर का GK का प्रश्न होता है, जो काफ़ी मायने रखता है एग्ज़ाम में, उसको हम अच्छा से कवर करने वाले हैं बिना किसी पेमेंट के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न को। और देखिए पहला 30 नंबर क्या है, पहले राष्ट्रीय मंडल खेल किस देश में हुए थे? बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, स्पोर्ट्स से, यानी कि आप लोग बताना है इसे। तो यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ था? बताइएगा। इंग्लैंड देश में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या न्यूजीलैंड में?
तो 30 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था कब? कनाडा देश में दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और आप लोग 31 का आंसर अब देखकर बताइएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। अंजलि ईला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? बताइए, वाद्य यंत्र, वाद्य संगीत में, या चित्रकारी में, या कर्नाटक संगीत में, या हिंदुस्तानी संगीत में? तो देखिए अंजलि ईला मेनन जो थी उनका ख्याति प्राप्त था किस क्षेत्र में? तो आप लोग कहिएगा क्या? चित्रकारी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आप लोग अच्छा से देखकर याद रखिएगा। अब 32 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 32 नंबर प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल की पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, यानी कि जो यूनेस्को साइट है उसमें कौन सा विरासत है जो पहचान यानी कि नामित है? बताइए, अजंता की गुफाएं क्या यूनेस्को स्थल में शामिल है, या काशी विश्वनाथ मंदिर, या आगरा का किला, या तिरुपति मंदिर? तो देखिए आप लोग 32 का क्या आंसर दीजिएगा? आप लोग कहिएगा जो अजंता की गुफाएं हैं यह विश्व विरासत स्थल में शामिल है यूनेस्को में। ठीक है, आप लोगों याद रखिएगा वर्तमान में यूनेस्को साइट 44 हो चुका है जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो आप लोगों को अजंता की गुफाएं पता चल गया जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं अब 33 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन को पढ़ लेना है और बताना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है। आप लोग अगर स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं। बताइए, मणिपुर है, या मयूरभंज छऊ, या भांगड़ा, या चांग? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितना होता है? वर्तमान में तो 8 है, आने वाले समय में छऊ को जोड़ लिया जाएगा, अभी तो यह अर्धशास्त्रीय ही है। तो देखिए वर्तमान में अभी मणिपुर जो कि शास्त्रीय नृत्य है 8 है, आप लोगों को पता भी चल चुका। तो ऐसे ही एक्सप्लेन के साथ भी बता रहे हैं तो उसे भी समझते रहिएगा मेरे साथ। देखते हैं अब 34 नंबर प्रश्न क्या है, दुनिया की छत, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो दुनिया का छत किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा क्या? पामीर के पठार को। ठीक है, ऑप्शन आप लोग याद रखिए बी ऑप्शन, जो कि पामीर के पठार को दुनिया का यानी कि विश्व का छत कहते हैं। यह चीन और चीन के तिब्बती में स्थित है उधर। आगे चलते हैं, अब 35 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 35 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए, किन्नौर है, या चंबा है, या कुल्लू है, या सिरमौर है? तो 35 का आंसर आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा? किन्नौर है जो वह सीमा यानी कि चीन से लगता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, क्या? किन्नौर। आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, इसमें प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन को हिसाब से आप लोगों को आंसर बताना है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसे स्किप करते हैं दोस्तों, आप लोगों को परेशानी होगा पढ़ने में और हमें भी। देखते हैं 37 नंबर अब प्रश्न क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताना है आप लोगों को, जो नागरहोल नेशनल पार्क है वह किस राज्य में स्थित है बताना है। मध्य प्रदेश में, या कर्नाटक में, या उड़ीसा में, या असम में? तो देखिए दोस्तों, यह नेशनल पार्क स्थित है कर्नाटक में। आप लोगों को ट्रिक भी बता सकते हैं हम, नगर में हो हल्ला करती है अगर कोई लड़की तो क्या करती है? नाटक करके हल्ला करती है नगर में। तो आप लोगों को ऐसे ट्रिक से याद रखना है कर्नाटक। ठीक है, नाटक करती है तब नगर में हल्ला होता है, तो ऐसे आप लोग ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो कर्नाटक याद रखिएगा, नगर में हो हल्ला यानी कि नाटक करती है, तो कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा, समझ लिए। देखते हैं अब 38 नंबर प्रश्न, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? बताइएगा, कोचीन में, या बेंगलुरु में, या हैदराबाद, या चेन्नई में? तो स्मार्ट सिटी बताना है आप लोगों को।
तो आप लोग क्या बताइएगा, हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग सही कीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया है या यूके या फ्रांस या यूएसए? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सदस्य का अस्थायी सदस्य नहीं है बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूएनओ का अस्थायी सदस्य अभी नहीं है। अब पता ना वर्तमान में हो चुका होगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? बताइएगा, कर्नाटक बैंक या विजया बैंक या नैनीताल बैंक या फेडरल बैंक? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, आप लोगों को बताना है कौन सा बैंक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, जो विजया बैंक है वह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। तो बी के साथ आप लोग सही कीजिएगा। देखते हैं अब 41 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। मांग का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? बताइए, कीमत और आपूर्ति के बीच, या कीमत तथा मांग की गई मात्रा, या कीमत तथा आय, या कीमत तथा उपभोग के बीच? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, क्या कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच एक कार्यात्मक संबंध व्यक्त करता है। आगे देखते हैं अब 42 नंबर प्रश्न क्या है, और पढ़िए और बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? बताइए, मनोरंजन कर या बिक्री कर या आय कर या उत्पादन कर? तो जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है वह होता है आय कर। ठीक है, आप लोग अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स पढ़ेंगे तो यह टॉपिक आता है तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं अब 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न पढ़िए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? ज्वारीय वन है या कटक वन या पर्वत वनस्पति या टैंगा वनस्पति? बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यह पर्वतीय एक वनस्पति होता है सुंदरी वृक्ष। तो सी के साथ आप लोग याद रखिएगा, पर्वतीय वृक्ष। आगे चलते हैं अब 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, ऊपर कर दें आप लोगों को अच्छा से दिखे। क्या प्रश्न है, पढ़िएगा। भारत में सबसे लंबी बांध है? बताइएगा, भाखड़ा नगर बांध या हीराकुंड बांध या मेरट्टू बांध या तुंगभद्रा बांध? तो आप लोग क्या बताइएगा, जो भारत में सबसे लंबी बांध है उसका नाम है क्या? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग बताइएगा, उड़ीसा में, जो कि महानदी पे स्थित है। आगे चलते हैं अब 45 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बताइएगा, कोयला है या ईंधन है या पेट्रोल है या बायोगैस है? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताइएगा, जो बायोगैस है वह ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। सोर्सेस आप लोग देख लीजिए, यानी कि बायोगैस अपारंपरिक सोर्सेस हैं ऊर्जा का। तो डी आंसर आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो सिंहों यानी कि शेर के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? तो बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या बता दे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्वों की संख्या है। काफ़ी बार पूछा गया है इसकी संख्या, तो याद रखिएगा। बाकी आप लोगों से पूछा है शेरों के लिए कौन सा प्राकृतिक प्रवास है, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताइएगा, गिर बायोस्फीयर। गिर कहाँ पे है? गिर बायोस्फीयर गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47 क्या है, आप लोग पढ़िएगा। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यानी कि गैप को क्या कहते हैं? जो पर्वतों को काट कर बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसे बताना है।
तो आप लोग क्या बताइएगा? पासेस यानी कि दर्रा हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सी आप लोग याद रखिएगा। दो पहाड़ों को अगर ज्वाइंट हो तो काट कर रास्ता बनाते हैं तो उसे ही बोलते हैं पासेस यानी कि दर्रा बोलते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर क्या है। 48 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की अधिक समानता को लाना होता है? बताइएगा। राजनीतिक है या सामाजिक या धार्मिक या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा वह सिद्धांत होने वाला है क्या? सामाजिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग सही कीजिएगा और याद रखिएगा अच्छा से प्रश्न को पढ़ के समझ कर। अब 49 नंबर प्रश्न पढ़िए और बताइए, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो जो भाषा के आधार पर राष्ट्र यानी कि राज्य बनाया गया था उसका नाम बताना है। महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या केरल या पंजाब? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, वह था आंध्र प्रदेश, जो कि आप लोग देख लीजिए तेलंगाना से अब तेलंगाना अलग हो चुका है 2014 में। तो यह भाषा के आधार पर राज्य को बनाया गया था। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इस क्लास का यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, पढ़ लीजिए और बताइए। मेरे साथ पढ़िए, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन यानी कि विचारधारा के रूप में हुआ था? बताइएगा। 17वीं या 18वीं या 29वीं या 20वीं? तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा क्या? आप लोग बताइएगा 29वीं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी के साथ सही कीजिएगा। तो दोस्तों हम देख चुके हैं 50 के 50 प्रश्न आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए हैं। तो आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि बिहार एसएससी में यानी कि जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जितने भी भाई हैं तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अब डेली के डेली प्रश्न ऐसे ही मॉडल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 50 के 50 प्रश्न डेली डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा एक अच्छा लगे वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, और बाकी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।